कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और आपको आज उन 3 फोन कॉल्स का ऑडियो सुनवाएंगे जो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक महिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने इस महिला डॉक्टर के पिता को किए थे। इनमें पहले फोन कॉल में यह महिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इस महिला डॉक्टर के पिता से साफ झूठ बोलती है और कहती है कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए अपनी बेटी को देखने के लिए। इसके बाद दूसरे फोन कॉल में भी इसी बात को दोहराया जाता है कि इस महिला डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है और अब उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा है। और फिर तीसरा फोन कॉल आता है जिसमें इस महिला डॉक्टर के पिता से यह कहा जाता है कि उनकी बेटी ने शायद आत्महत्या कर ली है। यानी जब इस महिला डॉक्टर का शव मिला उसके बाद इस अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो पहले 3 कॉल गए उस महिला डॉक्टर के माता पिता को, जिसमें महिला डॉक्टर के पिता बात कर रहे थे और ये फोन कॉल असल में मौत की खबर देने के लिए किए गए होंगे, लेकिन इन सब में झूठ बोला गया। आप सबसे पहले इन तीनों फोन कॉल्स का ये ऑडियो सुनिए और कल्पना कीजिए उस पिता की क्या स्थिति रही होगी जिसकी बेटी का पहले बलात्कार हुआ, फिर निर्मम हत्या हुई और जब उनकी बेटी की मौत की खबर आती भी है तो उनसे सबसे पहले सफेद झूठ बोला जाता है और कहा जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है या फिर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। आज ये ऑडियो कॉल हमें मिल गए हैं जो कि एक बहुत बड़ा सबूत है जो आज हम पूरे देश के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आप भी सुनिए अस्पताल प्रशासन ने सबसे पहले जो 3 कॉल किए हैं महिला डॉक्टर के पिता को, उसमें कैसे सफेद झूठ बोला गया। उसकी तबीयत खराब है, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? उसको क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराब है, हम लोग इसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? हुआ क्या है ये तो बताइए। वो तो डॉक्टर बताएंगे ना जब आप लोग आएंगे। हमने आप लोगों का नंबर ढूंढ के निकाला है ताकि घर के लोग जल्दी आएं। हुआ क्या है ये तो बताइए। पेशेंट की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया है और आप लोग जब आएंगे तब बाकी चीजें डॉक्टर बताएंगे। उसको बुखार आया है क्या? आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या उसकी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाइए। शायद उन्होंने सुसाइड किया है या तो उनकी मौत हो गई है। पुलिस है अस्पताल में, हम सब भी अस्पताल में हैं और हम लोग अस्पताल से ही आपको फोन कर रहे हैं। मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। हुआ क्या है? उसकी हालत बहुत ही खराब है, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि क्या हुआ। आप कौन है? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आसपास डॉक्टर नहीं है क्या? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आपकी बेटी को हम लोग इमरजेंसी में लेकर आए हैं, आप लोग आइए और आकर मुलाकात कीजिए। उसको हुआ क्या था? वो तो ड्यूटी पर थी ना। आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। ये तीनों फोन कॉल्स हमने आपको दिखाए और आपने ये पूरी बातचीत सुनी। तीनों फोन कॉल्स इस मामले को दबाने का सबसे शुरुआती और सबसे बड़ा सबूत है और इससे आज ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस सरकारी अस्पताल के प्रशासन पर वो कौन सा दबाव था कि वो इस महिला डॉक्टर के माता पिता को सही जानकारी नहीं देना चाहते थे। आपने भी देखा होगा अस्पताल के प्रशासन की तरफ से जो पहला कॉल गया उसमें सिर्फ इतना बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और आप जल्दी से पहुंचिए, हम आपकी बेटी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जा रहे हैं। फिर दूसरा कॉल आया जिसमें यह बताया गया कि तबीयत बहुत खराब हो गई है और शायद उसकी मृत्यु हो गई है। और लगातार उस महिला डॉक्टर के पिता यह पूछते रहे कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, डॉक्टर से पूछ के बताइए, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और आखिरी जो फोन कॉल किया गया उसमें यह बताया गया कि शायद आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सच्चाई यह है कि महिला डॉक्टर के शव को देखकर, क्योंकि शव ऐसी स्थिति में था कि कोई आम आदमी भी आसानी से यह बता सकता था कि इस महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ है और निर्मम हत्या की गई है। और इस मामले में जो लोग इस शव को जिन्होंने सबसे पहले देखा वो तो खुद डॉक्टर थे। आप सोचिए, ये डॉक्टरों की टीम थी, ये अस्पताल था। इस शव को जो देख रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले देखा, वो तमाम लोग डॉक्टर थे।
अगर आम आदमी उस शव की हालत को देखकर यह आसानी से बता सकता है कि इस महिला का बलात्कार हुआ है और इसकी हत्या हुई है, तो ये तो डॉक्टर्स थे, इन्हें तो तुरंत पता चल जाता कि यह आत्महत्या है या यह हत्या है। लेकिन इसके बावजूद इस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने यह कहा कि इस डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है और बाद में यह कहा कि इस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। सीबीआई को इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि शव मिलने के बाद शुरुआती घंटों में कॉलेज प्रशासन यह जानकारी क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा था और किसके कहने पर कॉलेज के प्रशासन ने इस महिला डॉक्टर के माता पिता से इतना बड़ा झूठ बोला। और आज यहां एक सवाल ममता बनर्जी से भी हमारा जरूर होगा। ममता बनर्जी सबसे पहले एक महिला हैं, फिर राज्य की गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, पुलिस उनके अंडर आती है, फिर स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये अस्पताल भी उनके अंडर आते हैं और फिर सबसे बड़ी बात वो मुख्यमंत्री भी हैं। और इस नाते ममता बनर्जी को चाहिए था कि वो खुद इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की लड़ाई सबसे आगे आकर लड़ती और उन्हें खुद इस बात की तहकीकात करनी चाहिए थी कि इस मामले में कॉलेज के प्रशासन ने, अस्पताल के प्रशासन ने और उनकी पुलिस ने झूठ क्यों बोला और उनकी पुलिस की भूमिका, अस्पताल के प्रशासन की भूमिका संदिग्ध क्यों है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद एक्शन लेने की बजाय अपने प्रशासन का बचाव करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक में ममता बनर्जी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जो ये बताते रहे कि अस्पताल प्रशासन की कोई गलती नहीं है और कोलकाता पुलिस की भी कोई गलती नहीं है, और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती है। और कोलकाता की इस महिला डॉक्टर के पिता ने भी आज ये बात कही है कि अगर ममता बनर्जी के उनकी अपनी कोई संतान होती, उनकी कोई अपनी बेटी होती, तो वो शायद इस परिवार का दर्द समझती। তবে উনি যেটা কালকে বলেছেন ওটা আমার ভালো লাগেনি। পরিবার চায় না বিচার, এটা কি? আমার মেয়ে চলে গেছে, আমি বিচার চাইবো না? জল ঢেলে দেওয়া হলো। আমার মনে হয় ওনার তো ছেলে মেয়ে নেই, তাই উনি সন্তানহারা বাবা মার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছেন না, তাই হয়তো উনি এই কথা বলছেন।